তাকে রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। है मैम। देखो, हम लोग का फाइनल अकाउंट्स में 4 क्वेश्चन बाकी है और ट्रू फॉल्स बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, इसमें क्या बोला है देखो, बोल रहा है सेनगुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉयज ए टीम ऑफ 8 वर्कर हु वेयर पेड 30,000 पर मंथ ईच इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। बोल रहा है कि 31 मार्च 2021 को ये जो कंपनी है सेनगुप्ता एंड कंपनी, इन्होंने जितने भी लोगों को काम पे रखा है, जैसे कि 8 लोगों को रखा है, 8 वर्कर हु वेयर पेड 30,000 पर मंथ ईच इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो पहले इतना हमें समझना है इस क्वेश्चन में कि एक ईयर एंड होता है 31 मार्च 2021 में, ठीक है। तब ये स्टार्ट कब होता होगा? 1 अप्रैल 2020 में स्टार्ट होता है। इस पीरियड में कितने लोगों ने काम किया है? 8 एम्प्लॉइज ने काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन में, और सबको कितना करके पेमेंट मिलेगा? 30,000 पर मंथ करके मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक है। 21-22 इसके बाद वाला ईयर हो जाएगा, तो 21-22 के स्टार्टिंग में start of the year 21-22 the company raised salary by 10% to 33,000 per month each। तो कंपनी ने 10% सैलरी बढ़ा दिया और वो हो गया है 33,000 पर मंथ। देखो 30,000 का 10% 3,000 होता है, इसका मतलब सैलरी जो है अभी कितना हो जाएगा? एट द रेट ऑफ 33,000 पर मंथ करके सैलरी होगा, ऐसा हमें बोला हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है अच्छा ये कितने लोग काम कर रहे हैं, वो अगर हमें कुछ नहीं बोला है तो हम लोग ये मान सकते हैं वो 8 लोग ही काम कर रहे हैं। 8 लोगों को अब मिलेगा 33,000 करके, जो पहले मिलता था 30,000 करके। अच्छा, फिर बोल रहा है ऑन October 1, 2021 द कंपनी हायर्ड 2 ट्रेनीज एट अ सैलरी ऑफ 21,000 पर मंथ ईच। तो 1 अक्टूबर 21 का एक इंसिडेंट है। 1 अक्टूबर 21 कहाँ पर आएगा? इस पीरियड में आएगा। तो मान लेते ये अगर गुड आफ्टरनून सुप्रीति, 1 अक्टूबर 2021 ये वाला है। यहाँ पर इन्होंने 2 ट्रेनी हायर किया है, ठीक है। 2 ट्रेनी को हायर किया है और पेमेंट कैसे होगा? एट द रेट ऑफ 21,000 पर मंथ करके, ठीक है। एट द रेट ऑफ 21,000 पर मंथ करके इनको दिया जाएगा। द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, तो बोल रहा है वर्क फोर्स, वर्क फोर्स का मतलब जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो ट्रेनी हो, चाहे वो मतलब इम्प्लॉय हो, जो भी हो, इनको कैसे पेमेंट दिया जाता है? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने के पहला जो वर्किंग डे आएगा उस दिन पेमेंट होता है, ठीक है। ये तो इनका रूल्स हो गया कि कैसे पेमेंट करते हैं। 1 मंथ इन एरियर, अच्छा ये भी बोला है 1 मंथ इन एरियर। तो पेमेंट मोड इनका कैसा है, मतलब किस तरीके से पेमेंट होता है, तो वो यहाँ पर लिख ले। पेमेंट करने का जो तरीका है तो हम ऐसे लिख सकते हैं पेमेंट मोड। पेमेंट मोड क्या है? 1 मंथ एरियर। 1 मंथ एरियर का मतलब 1 महीने के गैप में पेमेंट मिलता है, ठीक है। फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट सेकेंड पॉइंट में लिखते हैं फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। पेमेंट कब करते हैं? हर मंथ का जो फर्स्ट वर्किंग डे होता है उसमें पेमेंट करते हैं, लेकिन 1 मंथ के एरियर में पेमेंट होता है। 1 मंथ का एरियर का मतलब जैसे मान लो अप्रैल में किसी ने काम किया तो उसका पेमेंट उसे मई में मिलेगा। मई में कोई काम किया तो उसका पेमेंट जून में मिलेगा। तो 1 मंथ का गैप को बोलते हैं 1 मंथ एरियर, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सो दैट द एम्प्लॉइज रिसीव देयर सैलरी फॉर जनवरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी। मतलब एग्जांपल भी दे दिया है कि जैन का, इसका मतलब जैसे कि जैन का जो पेमेंट है वो फेब के फर्स्ट वर्किंग डे में मिलेगा। तो ये जो मेथड है उससे यही पता चलता है। फिर यहाँ पर हमें क्या करने बोला है?
You are required to calculate amount of salary which would be charged to profit and loss for the year ended 31st March. पहला हमें बोला है कि 31st March 2022 में पीएल में कितना सैलरी चार्ज करोगे, मतलब ये वाला, ठीक है। इस पीरियड में पीएल में हम लोग कितना सैलरी चार्ज करेंगे ये हम लोग को पूछा है, ठीक है। तो पॉइंट 1 लिख लेते हैं। कैलकुलेट करने क्या बोला है, सैलरी टू बी चार्ज टू पीएल फॉर 21-22 के लिए हम लोग कितना सैलरी चार्ज करेंगे पीएल में, ये बताना है। तो पहले देखो ये पता होना चाहिए हमें कि पीएल में हम लोग कैसे खर्चा किस बेसिस पे लिखते हैं। तो हम लोग एक्रूअल बेसिस पे लिखते हैं, ठीक है। एक्रूअल मतलब ये हो गया कि कैश आउटफ्लो से कोई मतलब नहीं है कि मैंने खर्चा पे किया कि नहीं किया। अगर खर्चा ड्यूरिंग द ईयर का है, उस साल का है, तो हमें खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ड्रॉ देख के तुम लोग मुझे बताओ कि इस साल कितना खर्चा होगा, बताओ। पहले बोलो किनको किनको सैलरी मिलेगी। ম্যাম ওই 8 জন তো পাবে 33,000 করে। আর আর ওই যে 2 জন নতুন ট্রেনে ঢুকেছে ওদেরকে দেবে ওই 10 থেকে তারপরের 3 অবধি। ठीक, ठीक बोले। तो यहाँ पर ये वाला पीरियड कितना है, अक्टूबर से लेके अक्टूबर 1 तारीख, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 मंथ्स, ठीक है। और इनको 12 मंथ्स का मिलेगा, ठीक है। अब देखो नॉर्मली 12 मंथ्स का मिल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ 1 मंथ एरियर दे रहे हैं, वो सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ खर्चा रिकॉर्ड करना होता है कि ड्यूरिंग द पीरियड का कितना खर्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सैलरी टू एम्प्लॉय कितना होगा, सैलरी टू एम्प्लॉय, तो 33,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ इंटू 8 एम्प्लॉइज करने से कितना आएगा उतना। और सैलरी टू ट्रेनिंग 21,000 पर मंथ इंटू 2 ट्रेनिंग। पहले मंथ लिख लेते हैं, मंथ यहाँ मंथ लिखा है तो यहाँ भी लिख ले रहे सेम तरीके से, बाकी आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटू 2 ट्रेनिंग तो जितना आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर 33,000 इंटू 12 इंटू 8, 31,68,000, ठीक है। 33,000 करके एक एक जन को मिलता है। तो फिर 12 महीने में, मतलब एक महीने का 33, 12 महीने का कितना, ये एक जन का निकल जाएगा इंटू 8 एम्प्लॉइज, और ये वाला हो गया मेरा 21,000 इंटू 12, 2,52,000। 34,20,000। तो पीएल में हमें इतना चार्ज करना चाहिए, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। क्या बोला है देखो, अमाउंट एक्चुअली पेड एज सैलरी ड्यूरिंग 21-22 मतलब इसी पीरियड का, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों ने कितना सैलरी पे किया ये बताना है। इस बात का मतलब होता है कि हमें कैश आउटफ्लो बताना है, कि सिर्फ ये बता दो कि कैश आउटफ्लो कितना हुआ है, ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरी एक्चुअली पेड इन 2021 से लेके 2022, एक्चुअली हम लोगों ने कितना पे किया, इसका मतलब है कि कितना कैश आउटफ्लो हुआ है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो बताओ सैलरी फॉर एम्प्लॉइज कितना होगा और सैलरी फॉर ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके के लोगों को पेमेंट होगा।
एम्प्लॉय और ट्रेनी, तो बोलो कितना होगा। इनका पेमेंट का सिस्टम है 1 मंथ एरियर, तो वो थोड़ा सा सोच के बताना। আমি 2,10,000 টাকা হচ্ছে ট্রেনিদের। सही। 29,04,000 টাকা হচ্ছে এমপ্লয়ীদের। देखो यहाँ पर क्या करना है, जैसे देखो ट्रेनी का बोल देते हैं तो वो भी समझ में आ जाएगा। ट्रेनी लोग अक्टूबर से काम कर रहे हैं ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, इतने महीने का हम लोग का है। अब हम लोग का क्या है, 1 मंथ एरियर में चलेगा। मतलब अक्टूबर का पेमेंट कब होगा, नवंबर में। नवंबर का पेमेंट कब होगा, दिसंबर में। दिसंबर का कब होगा, जैन में। जैन का पेमेंट कब होगा, फेब में। फेब का पेमेंट कब होगा, मार्च में। तो पेमेंट कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स पेमेंट हुआ, ठीक है। तो मुझे क्योंकि पूछा है कि बता दो कि कितना पेमेंट कर रहे हो, कितना कैश आउटफ्लो कर रहे हो, तो हमें फिर ट्रेनी लोगों के लिए 5 मंथ्स लेना पड़ेगा, है ना। 5 मंथ्स का हम लोग उनको पेमेंट करने वाले, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे सैलरी ऑफ 2 ट्रेन, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा सैलरी टू एम्प्लॉय और सैलरी ऑफ 2 ट्रेन। तो 2 ट्रेनी को कितना मिलेगा, तो 2 ट्रेनी को कितना मिलता है, 21,000 पर मंथ इंटू 5 मंथ्स इंटू 2 ट्रेनी, यानी 2,10,000। और सैलरी टू एम्प्लॉय अगर देखे तो ये कैसे होगा, देखो ये अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी समझ लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट, अप्रैल का पेमेंट मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में, सितंबर का आ, यहाँ से लाइन लगा देते चलो, अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में, नवंबर का दिसंबर में, दिसंबर का जैन में, जैन का फेब में, फेब का मार्च, ठीक है। ऐसे करके हो रहा है। अब यहाँ पर 21 22 में अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो अप्रैल का जो पेमेंट है वो मई में मिलेगा, ठीक है। तो अप्रैल का जो पेमेंट है वो मई में मिलेगा, और अप्रैल में भी एक पेमेंट जरूर मिलेगा। तो वैसे अगर देखें तो कितना सारा पेमेंट हो रहा है, जितना सारा एरो मैंने बना रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन यहाँ पर 12 पेमेंट ही होगा। क्यों, क्योंकि 11 पेमेंट तो ड्यूरिंग द ईयर का हो गया, और लास्ट ईयर का जो पेमेंट था ये 31 मार्च 2000, मतलब लास्ट ईयर का मार्च का जो पेमेंट था वो करेंट ईयर के अप्रैल में जाएगा, ठीक है। तो ये भी इस यहाँ पर भी एक पेमेंट होगा, मतलब टोटल 12 मंथ्स का ही पेमेंट होगा, लेकिन ये जो 11 मंथ्स दिख रहा है वो 33,000 करके होगा, ये अप्रैल वाला 30,000 करके होगा। क्यों, क्योंकि मार्च में जो अमाउंट ड्यू हुआ था वो प्रीवियस रेट के हिसाब से हुआ था 30,000, तो वो 30,000 हो जाएगा, और बाकी जो 11 मंथ्स है वो 33,000 करके हो जाएगा। तो बोलो ये समझ में आ गया। यस मैम। यहाँ पर हो जाएगा सैलरी टू एम्प्लॉय, ऐसे हो जाएगा 33,000 पर मंथ इंटू 11 मंथ्स इंटू 8 एम्प्लॉयज। और एक बार यहाँ पर लिखेंगे सैलरी टू एम्प्लॉयज 30,000 पर मंथ इंटू 1 मंथ इंटू 8 एम्प्लॉयज।
तो यहाँ पर हो जाएगा 33 इंटू 11 इंटू 8, 29,04,000, 30,000 इंटू 8, 2,40,000 प्लस 2,10,000, 33,54,000। तो टोटल हो जाएगा 33,54,000। ये हम लोग का हो गया सैलरी एक्चुअली पेड। ठीक है, ये चीज कहाँ आएगा, ये कैश बुक में आ जाएगा। अगर हमें कैश बुक बनाने बोलेगा वो तो पीएल में आएगा ऊपर का, वो तो क्वेश्चन में ही बताया था। अब बोला था आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 का आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना होगा, मतलब कितना अमाउंट है जो ड्यू तो हुआ है बट हम लोगों ने पे नहीं किया है, तो बताओ। बाकी कितना रखा हम लोगों ने, अगर हम लोग 1 मंथ के गैप में दे रहे हैं तो फिर कितना पैसा बाकी रह जाएगा। मैम 2,64,000 টাকা। 1,64,000 টাকা এমপ্লয়িজদের, হ্যাঁ। হ্যাঁ। আর এটা 42,000 টাকা। हम्म, देखो अब समझा देते हैं कैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी इतना हो रहा है। तो देखो हम लोग 1 मंथ के गैप में दे रहे हैं, मतलब अप्रैल का पैसा मई में दे रहे हैं, मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में, नवंबर का दिसंबर में, दिसंबर का जैन, जैन का फेब, फेब का मार्च, और मार्च का देंगे नेक्स्ट ईयर अप्रैल में, जैसे ये वाला नेक्स्ट ईयर आ गया है ना। तो इसका मतलब हम लोग का लास्ट मंथ का पैसा, मतलब क्योंकि हम लोग एक एक महीना गैप रख रहे हैं तो हमारा 11-12 मंथ्स में पूरा 11 टाइम्स हम लोग पे करेंगे, एक बार का पेमेंट हमारा नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 8 लोगों का 33,000 करके 1 मंथ का पैसा हमारा बाकी रह जाएगा। ठीक है, पेमेंट करने में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू एम्प्लॉइज 33,000 पर मंथ। अब देखो 33,000 करके होगा, ऐसा मत सोचो कि 30,000 करके होगा, क्योंकि वो तो प्रीवियस ईयर का बाकी था, तो जो इस यहाँ पर फर्स्ट मंथ में ही सेटल हो गया। ठीक है, मार्च वाला पेमेंट अप्रैल में, तो 33,000 पर मंथ इंटू 1 मंथ, 1 मंथ का हमारा ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग रह जाएगा इंटू 8 इंक्रीज, तो 8 इंटू 33,000, 2,64,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी टू ट्रेनी, तो ट्रेनी को हम लोग कितना करके देते हैं, 21,000 पर मंथ। ठीक है, इनका भी 1 मंथ का बाकी रहेगा, क्योंकि देखो जब इन्होंने काम स्टार्ट किया अक्टूबर से, अक्टूबर का पैसा इनको नवंबर में मिला, नवंबर का दिसंबर में मिल गया, दिसंबर का जैन में मिल गया, जैन का फेब में मिल गया, फेब का मार्च में मिल गया, बट मार्च वाला नहीं मिला, तो वो बाकी रह जाएगा, क्योंकि मार्च वाला नेक्स्ट ईयर अप्रैल में मिलेगा, इंटू 2 ट्रेनिंग, तो ये हो जाएगा 42,000। तो टोटल करने से हो जाएगा 3,06,000। बोलो ये समझ में आ गया थर्ड वाला पॉइंट। हाँ मैम। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है, हम लोग को बोला है कि प्रिपेयर करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, और एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस दिया है। ठीक है, कुछ You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2022 and balance sheet as on that date from the trial balance given below। अच्छा, तो इन द बुक्स ऑफ कुछ बोला नहीं, तो इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 डॉट
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2022. अच्छा, ठीक है, देखते हैं क्या पॉइंट कहाँ जाएगा। जैसे बोले ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल कहाँ जाएगा बोले? मैम बैलेंस शीट एसेट्स। बैलेंस शीट में एसेट साइड में, करेंट एसेट। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल, मतलब डेटर होता है। ठीक है, डेटर बीआर ये सब होता है, एक ही एडजस्टमेंट है इन्वेंट्री का। ठीक है, यानी सारा चीज जो है आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, 3,50,000। अच्छा, इसके बाद है इन्वेंट्री 1 अप्रैल 2021, मतलब ओपनिंग, तो इन्वेंट्री कहाँ जाएगा? मैम ट्रेडिंग है, डेबिट। ट्रेडिंग में चला जाएगा। टू ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख। अच्छा, इन्वेंट्री के बाद है कैश इन हैंड, ये कहाँ जाएगा? मैम बैलेंस शीट एसेट्स। बैलेंस शीट में आ जाता है कैश इन हैंड 5,60,000। अच्छा, इसके बाद है वेजेस, वेजेस कहाँ जाएगा? मैम ट्रेडिंग डेबिट। ट्रेडिंग में चला जाएगा वेजेस, टू वेजेस बोल के 3 लाख। अच्छा, वेजेस थोड़ा नीचे लिखते हैं, बाई चांस परचेज मिला तो कुछ नहीं, बस वो देखने में ठीक लगेगा, एडजस्टमेंट हुआ। बैड डेप्ट, क्रेडिट मैम पीएल डेबिट। बैड डेप्ट पीएल के डेबिट में चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं बिल बैड डेप्ट। फर्नीचर एंड फिक्सचर, बैलेंस शीट एसेट्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर 1,50,000। उसके बाद दिख रहा था मुझे डिप्रिशिएशन 1.5 लाख का, बोलो ये कहाँ जाएगा? मैम पीएल डेबिट। पीएल में जाएगा। ये दो जगह पे नहीं जाएगा, एक ही जगह पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो डिप्रिशिएशन का कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो डिप्रिशिएशन क्लोज जहाँ होता है वहां चला जाएगा पीएल में। मतलब ये लास्ट एंट्री का जो है अकाउंट बना हुआ है। अच्छा, डिप्रिशिएशन के बाद है सैलरी, सैलरी कहाँ जाएगा? 2,20,000। मैम पीएल डेबिट। ये इसके ऊपर टू सैलरी 2,20,000। सैलरी के बाद है परचेस, परचेस कहाँ पर जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट। परचेस, परचेस हो जाएगा 12,50,000। अच्छा, परचेस के बाद है कैपिटल, मैम कैपिटल যাবে बैलेंस शीट लायबिलिटी। कैपिटल 25 लाख। कैपिटल के बाद था
ट्रेड पेबल और सेल्स है लास्ट में। ट्रेड पेबल बताओ बेटा। मैम बैलेंस शीट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल है 9 लाख। अच्छा, और सेल्स? चलिए मैम पीएलए ट्रेडिंग है, क्रेडिट है। बाई सेल्स ये हो जाएगा 17 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ ये दो जगह पे आ जाएगा, एक तो हम लोग का ट्रेडिंग में आ जाएगा, एक बैलेंस शीट में आ जाएगा। बाई क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख। और यहाँ बैलेंस शीट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो एक प्लांट मशीन भी था वो भूल गए, 15,70,000 ये यहाँ पर लिखी फर्नीचर के नीचे लिखी। और तो कुछ नहीं है। अब ये 27 है। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 27 है। 20,50,000 माइनस 27। बेटा से 6,25,000। 6,50,000 ठीक है। बाई जीपी ब्रॉट डाउन 6,50,000। मैम एनपीएस भी 2,30,000। 2,30,000। यहाँ पर ऐड हो जाए। $27,30,000 प्लस 9 लाख 36 36 लाख 30। और इधर भी उतना ही आना चाहिए। मैम हाथ से 36,30,000। पता नहीं ये क्यों दिया है, बाकी ऐसा क्वेश्चन तो शायद 11 में भी ना पूछ चले। ये हो गया। फोर्थ नंबर में क्या बोला हूँ? फोर्थ नंबर में बोला है मिस्टर पोट्रीवाल इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन। तो ये मैगजीन बेचते हैं। सेवरल ऑफ हिज कस्टमर्स पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग हिज मैगजीन। तो कुछ लोग इन्हें एडवांस में पे कर देते हैं पैसा पहले से ही, ताकि उनको मैगजीन सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एडवांस दे दिए कि भाई जब मैगजीन आ जाए तो मुझे दे दो। तो अगर ये एडवांस पैसा ले रहे हैं तो ये पैसा इनके लिए क्या है, मतलब इनकम, एसेट, लाइबिलिटी या फिर लॉस, कुछ तो है। एडवांस में अगर पैसा ले रहे हैं लोगों से, मतलब लोग दे रहे हैं तो वो ले रहे हैं, वो छोड़ो उससे क्या फर्क पड़ता है क्यों दे रहे हैं, बट इनको एडवांस पैसा मिलता है मैगजीन जो बेचते हैं उसके लिए। तो ये एडवांस पैसा मिस्टर कोटरीवाल के लिए क्या है? ম্যাম এটাতে মানে ইনকাম আর অ্যাসেটস হতো। ইনকাম হলেই অ্যাসেট হবে এরকম কিন্তু। তুমি কোনো জিনিস, তুমি ও বিক্রি কি করে ম্যাগাজিন? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। লাইবিলিটিস। লাইবিলিটি, হ্যাঁ ঠিক। কি লাইবিলিটি বলো? কারেন্ট লাইবিলিটি, তাই না?
ये करंट लाइबिलिटी नहीं है, मैंने अभी तक मैगजीन दिया ही नहीं है किसी को, ठीक है, बट लोगों ने डिमांड है तो उन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दिया, वो तो ठीक है, देखो वो कर ही सकते कि भाई बहुत ज्यादा बिक जाता है, पहले से पैसा दे के रख रहे मुझे, तो मैंने अभी तक लोगों को मैगजीन नहीं दिया मिस्टर कोटरीवाल ने, और उन्होंने पैसा लेके रखा है, तो वो हमारे लिए मतलब उनके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी, जिस चीज से पैसा लिया उसे उसको देना नहीं पड़ेगा, तो वो क्या हो जाता है, लाइबिलिटी। बोलो ये समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर यही सब चीज समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन। एडवांस में पैसा लिए हैं, इनकम किए हैं एडवांस में, मतलब मैंने जिस वजह से इनकम किया, ना तो मैंने वो प्रोडक्ट बेचा है, ना तो मैंने वो सर्विस बेचा, अगर हम सर्विस बेचते, जैसे मैंने तुम लोग को बहुत बार एग्जांपल दिया, मैंने तुम लोगों से एडवांस में पैसा लिया, बट क्या मैंने पूरा कोर्स अभी तक कंप्लीट करवाया, नहीं करवाया, ठीक है, तो मेरे लिए वो पैसा क्या है, लाइबिलिटी। जब मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब वो मेरा इनकम बोल के हम दिखा सकते हैं, उसके पहले हम प्रोपोर्शनेटली इनकम दिखाएंगे कि भाई इतना कोर्स पूरा हो गया, इतना मेरा इनकम है, प्रोपोर्शनेट करके दिखा सकते हैं, लेकिन जितना अभी तक मैंने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है, वो पूरा का पूरा इनकम मेरे लिए मेरा लाइबिलिटी है ना। तो ये एडवांस में इनकम हुआ है, तो इनकम का मतलब ही लेकिन एसेट नहीं है, एडवांस में इनकम हुआ है तो ये हम लोग का लाइबिलिटी है, ठीक है, ये पहले क्लियर होना चाहिए, बोलो ये क्लियर है। हाँ मैम। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 हमें दिया हुआ है, बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2021 ही हैड ए बैलेंस ऑफ 2 लाख एडवांस फ्रॉम कस्टमर ऑफ विच 1,50,000 इज रिलेटेड टू ईयर 21-22। ये समझाते हैं, देखो क्या लिखा। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है 1/4/21 से, ठीक है, 1/4/21 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/4। अच्छा यहाँ पर देखो और एक चीज भी बोला है, यहाँ पर 21-22 एक ईयर दिया है, और 22-23 एक ईयर दिया है, और हाँ तो 21-22 एक ईयर बनाएंगे, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का, ठीक है, और एक ईयर हम लोग का हो जाएगा 22-23। यहाँ पर देखो ये पढ़ के मतलब इधर दिख रहा है, हाईलाइट होते हुए हमें दिख रहा है कि ये 23, ये 2 ईयर का कुछ रिलेटेड बात है। बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2021 में इनके पास 2 लाख रुपए एडवांस पड़े हुए कस्टमर का, ठीक है, तो इनके पास इस डेट में 1 अप्रैल 2021 में इनके पास कितना पड़ा हुआ है, एडवांस पड़ा हुआ है 2 लाख, एडवांस पड़ा हुआ है 2 लाख फ्रॉम कस्टमर। अब क्या बोल रहा है, इसमें से ऑफ विच 1,50,000 इज रिलेटेड टू 21-22, इसमें से 1,50,000 21-22 का है, ठीक है, तो इसमें से देखो ये जो अमाउंट है ना 2 लाख, इसमें से 1,50,000 जो है ये कब का है, 20, अच्छा ये 21-22 है, मैंने ये 22-23 में लगा दिया है, सॉरी, ये हटाना पड़ेगा। अच्छा तो ये 1 अप्रैल 2021 ही हैड ए बैलेंस, अच्छा 1 अप्रैल 2021 में बैलेंस है, अच्छा, और इसमें से बोल रहा है कि 1,50,000 रिलेटेड टू 21-22, 1,50,000 रिलेटेड टू 21-22, मतलब यहाँ पर 1,50,000 इस साल का रिलेटेड है, ठीक है, 1,50,000 इस साल का रिलेटेड है, तो 1,50,000 एडवांस फॉर 21-22। अच्छा सबसे पहले एक चीज क्लियर होना चाहिए, देखो मुझे अगर बोल रहा है कि 1,50,000 मेरा टोटल, मैंने 2 लाख एडवांस लिया, ये मुझे कब दिख रहा है, 1/4/21 में जब मैंने अपना अकाउंट ओपन किया, मतलब जब मेरा ईयर स्टार्ट हुआ तब मुझे दिख रहा है, तो मैंने बोला कि मेरा 2 लाख मैंने एडवांस लिया है, तो बोलो ये 2 लाख मैंने कब लिया होगा, 21 तो अभी मेरा स्टार्ट हुआ है, 1/4/21 तो मेरा अभी स्टार्ट हुआ है, तो मुझे ये बताओ कि ये पैसा मैंने कब लिया होगा, जो हम 1/4/21 में इसे एडवांस बोल रहे हैं, 2 लाख मैंने कब लिया होगा, कौन से ईयर में लिया होगा, ईयर बताओ। नहीं समझ में आया मेरा बात, अगर 1/4/21 में मेरे पास 2 लाख रुपए एडवांस दिख रहा है ओपनिंग में, साल के शुरुआत में, तो ये पैसा मैंने कब रिसीव किया, अभी भी नहीं समझ में आ रहा।
मेरे पास यहाँ पर इस पॉइंट में देखो, ये ड्रॉ का ये पॉइंट हटा दे, चलो ये पॉइंट हटा देते, चलो ऐसे करके, ठीक है, ये स्टार्ट है ईयर का, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 2 लाख रुपए एडवांस दिख रहा है ईयर के स्टार्टिंग में 1421 में। तो अगर मेरे पास ईयर के स्टार्टिंग में इतना पैसा है तो ये पैसा मेरे पास कब रिसीव हुआ था, मतलब ये मैंने कस्टमर से कब लिया था, वो साल बताओ, वो ईयर बताओ। 2021। ईयर ईयर उस तरीके से बताओ ना, मतलब ये तो फाइनेंशियल ईयर है ना, लाइक 19 20 20 21 22 23 ऐसे करके होता है ना, जैसे ये ईयर ऐसे करके बोलते हैं ना। तो तुम लोग उस हिसाब से बताओ कि कौन से साल में ये पैसा रिसीव किया था। मुझे एक चीज बताओ, 22 अरे बोलो। 21 to 22। 21 से 22 में अगर हम लोगों ने ये पैसा रिसीव किया था तो ये पैसा मुझे 21 के स्टार्टिंग में नहीं दिख सकता है ना। कैसे दिखेगा? अगर मैंने इस बीच में रिसीव किया है तो ये 21 22 में नहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा? मतलब सॉरी 1421 में कैसे दिखेगा? हाँ बोलो। 20 to 21 होगा ताहले। है 20 to 21 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ड्रॉ में 3 पार्ट्स होगा। एक मुझे 20 से 21 का ड्रॉ करना पड़ेगा, सारा हम 14 लिख देते हैं तो तुम लोग को समझने में सुविधा होगा, ठीक है। मतलब 31 नहीं लिख के 31 भी लिख सकते हो, नो इशू, चलो 31 ही लिख देते हैं। 31 मार्च 2022 और एक 31 मार्च 2023, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मैंने इस पीरियड में कोई पैसा रिसीव किया है तभी ना मुझे यहाँ पर वो पैसा दिखेगा। तो मुझे यहाँ पर जब मैंने ईयर स्टार्ट किया तो मुझे दिखा अच्छा मेरे पास ना कुछ एडवांस पड़े हुए, तो एडवांस पड़े हुए मतलब मैंने ये पैसा कब लिया है, इस पीरियड में लिया है 2021 में। मैंने कितना रुपए एडवांस लिया है? 2 लाख रुपए एडवांस लिया। अब एडवांस का मतलब क्या हो गया कि 2 लाख रुपए का इनकम मेरा 2021 का नहीं था। कब का था बोलो तो, जब जो इसको हम एडवांस बोल रहे हैं, मैंने 2021 में 2 लाख रुपए लिया जिसको हम एडवांस बोल रहे हैं। एडवांस मतलब फ्यूचर पीरियड का लिया गया पैसा। तो हम कौन से पीरियड का पैसा लेके बैठे? 21 22 हो सकता है, 22 21 23 हो 22 सकता है ना। पहले बोलो मुझे एक बार ये थोड़ा सा मुझे बता दो कि तुम लोग को ये समझ में आया मेरा बात। यस मैम। হ্যাঁ ম্যাম এটা ওই এটা বুঝতে পেরেছো? আমি বলতে চাইছি তার মানে 2 লাখ টাকা যদি আমি বলছি অ্যাডভান্স, তার মানে এই টাকাটা হয় এই পিরিয়ডের টাকা নয় এই পিরিয়ডের টাকা। আমি এই 2021 বসে যে টাকাটাই রিসিভ করেছি সেটা ফিউচারে যা পিরিয়ডই আসবে, যে পিরিয়ডের জন্য নিয়েছি না কেন সেটা আমার অ্যাডভান্স হবে। पहले ये हो गया, ठीक है। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि 2021 में हम लोगों ने पैसा रिसीव किया। अब वो हमें खुद से समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने 2021 में पैसा रिसीव किया, नहीं तो ईयर के स्टार्टिंग में मेरे पास 2 लाख कैसे आ गया होगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास मंथ के स्टार्टिंग में, जैसे ये सितंबर खत्म हो गया, मान लो अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में मेरे पास 1 लाख रुपए दिख रहा है 1 तारीख को, ठीक है। तो अब मैंने तो 1 तारीख का भी मतलब अक्टूबर में मैंने कोई बिजनेस किया ही नहीं, ठीक है, अभी जस्ट अक्टूबर स्टार्ट होगा, ठीक है। मान लो हो गया है। अब फिर 1 लाख मुझे कहाँ से मिला होगा? प्रीवियस मंथ के पैसे से मिला होगा, ठीक है। वैसे ही ये प्रीवियसली कलेक्टेड अमाउंट है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये 2 लाख रुपए में से, ये 2 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए एडवांस अमाउंट जो है वो फॉर 21 22 का है। मतलब ये देखो बोल रहा है 1.5 लाख इज रिलेटेड टू ईयर 21 22, मतलब मैंने 2021 में जो 2 लाख एडवांस लिया था उसमें से 1,50,000 मैंने 21 22 के लिए ले रखा था। मतलब 21 22 का 1.5 लाख मैंने 2021 में लिया था, तभी ये एडवांस कहलाया। 2 लाख के अंदर का 1.5 लाख जो मैंने 2021 में रिसीव किया था फॉर द ईयर 21 22, तो इसीलिए ये एडवांस हो रहा है। बोलो ये समझ में आया कि ये 1.5 लाख रुपए को हम लोग 21 22 के लिए, मतलब 21 22 का इनकम था, बट हम लोग क्योंकि अपने कस्टमर से एडवांस लेते हैं ना ये कोटरीवल, तो 2021 में 1.5 लाख रुपए ले रखे हैं जो कि 21 22 का इनकम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है? बोल रहा है बोलो। ম্যাম 2 লাখের মধ্যে 1.5 লাখ টাকা মানে 21 22 তো এখানে 2 লাখ টাকা কে অ্যাডভান্স টাকা বলছে কেন?
হ্যাঁ সেটা আরো পড়ো, দেখো 1.5 লাখের পরে 50,000-এর ব্যাপারটা বলতে দেখো। फिर बोल रहा है वाइल रिमेनिंग, मतलब कितना? मैम 50,000। 50,000, ठीक है। तो अब जो रिमेनिंग रह गया इसके बारे में बताया है हमें, देखो बोल रहे हो वाइल रिमेनिंग पर्टेन्स टू ईयर 22-23, जबकि 50,000 कौन से ईयर का है? 22 to 22-23, ठीक है। मतलब फॉर 22-23, मतलब हम लोगों ने 2021 में जो एडवांस लिया था उसमें से एक एडवांस हमारा 2021 का था, दूसरा एडवांस हमारा 22-23 का था। मतलब हम लोगों ने 2021 में बैठ के 2 साल का एडवांस ले लिया था। बोलो इतना समझ में आता है? हाँ मैम। अमाउंट का बाइफर्केशन भी समझ में आ गया, 50 और 1,50,000। हाँ मैम। ठीक है। अब देखो बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 21-22 ही मेड कैश सेल 5 लाख। अब 21-22 में इन्होंने कुछ कैश सेल भी किया है। कैश सेल का मतलब तुरंत जो कस्टमर आए उन्हें मैगजीन दे दिया, पैसा कलेक्ट कर लिया, वो तो हो ही सकता है ना, सब कोई एडवांस देगा ऐसा तो बात नहीं, कोई आके भी इंस्टेंट खरीद के जा सकता है। तो इन्होंने कैश सेल किया है 5 लाख का। अच्छा फिर बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, हमें क्या कंप्यूट करना है? टोटल इनकम फॉर ईयर 21-22। 21-22 का मुझे टोटल इनकम बताना है। ये ड्रॉ देख के बताओ 21-22 का टोटल इनकम कितना हो रहा है? 21-22 मीन्स ये वाला। इस साल में इन्होंने टोटल इनकम कितना किया? टोटल इनकम मतलब जो हम लोग ट्रेडिंग में दिखाते हैं, बाई सेल्स बोल के क्या दिखाते हैं? कैश क्रेडिट दोनों दिखाते हैं। बोलो कितना इनकम किया? ম্যাম টোটাল ইনকাম মানে এখানে 50,000 টাকাটা, এটা তো হচ্ছে 22-23-এর, না ওই টাকাটা কি বাদ যাবে? হ্যাঁ ওটা তো হবে না, ওটা কেন হবে? ওটা 22-23-এ যাবে না, আমার 21-22-এর ইনকাম বলতে হবে। मैम 6,50,000 টাকা। हाँ सही है, 6,50,000 ये वाला और ये वाला। बोलो हाँ ये समझ में आया कि नहीं? 1.5 लाख हाँ। मेरा 21-22 का है और कैश सेल मैंने 5 लाख किया है। क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है चलो अब पहला क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर 21-22। कैश सेल्स 5 लाख प्लस मनी received in advance during previous year 2021 for 21-22। मतलब ये लैंग्वेज मैंने ऐसे लिखा है कि मनी हम लोगों ने जो एडवांस में रिसीव किया था प्रीवियस ईयर में 2021 में, जो कि हमारा 21-22 का इनकम था, तभी वो एडवांस है। ठीक है तो 1,50,000, तो टोटल इनकम यहाँ पर हो जाएगा 6,50,000। ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है? नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करने बोला है टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट इज 1,70,000। तो बोल रहे टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर मतलब कौन से ईयर का बात कर रहा है? क्योंकि 21-22 का ही तो हमें बोला है। देखो ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईयर एंडेड 31 मार्च 22 ये दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करके देना है टोटल इनकम फॉर 21-22। टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इफ द क्लोजिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब 21-22 का ही बात हो रहा है। ठीक है तो देखो यहाँ पर इस डेट में क्लोजिंग डेट में कुछ बोला है, देखो पढ़ो क्या बोला है। टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स अमाउंट इज 1,70,000। फिर से हम लोगों ने कस्टमर से एडवांस लिया, मतलब हम लोगों ने लाइबिलिटी जनरेट किया, तो ये मेरा क्लोजिंग लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर 31 मार्च 22 में मुझे दिख रहा है कि मैंने कस्टमर से कितना एडवांस लिया हुआ है? एडवांस लिया हुआ है 1,70,000। ठीक है ये मैंने कस्टमर से एडवांस लिया हुआ है 1,70,000।
अब मुझे बताना है कि टोटल मनी रिसीव्ड फॉर 21-22 कितना होगा। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करके क्या देना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मनी रिसीव्ड फॉर 21-22 में हम लोगों ने टोटल कितना पैसा रिसीव किया है। ठीक है, मतलब कैश कलेक्शन, मतलब पैसा रिसीव किया है, मतलब कितना हमारे पास अमाउंट, हाँ कैश कलेक्शन ही बोल सकते हो, कितना पैसा रिसीव किया, कैश इनफ्लो कितना हुआ है। तो बोलो 21-22 में हमारे पास कैश कितना आया, वो चाहे किसी भी तरीके से आया हो, चाहे वो कैश सेल हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो कैसा भी इनकम हो। ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर कैश आ रहा है तो मुझे वो बताना पड़ेगा। तो बोलो 21-22 में मेरे पास कितना कैश इनफ्लो हुआ इस मैगजीन की वजह से। मैम 8,70,000। 8,70,000 नहीं, थोड़ा तो गलत होगी, बाइफरकेट करके बोलो 8,70,000 कैसे आया। क्या क्या आएगा 21-22 में, कैश का कलेक्शन कितना कितना है। मैम 6,90,000। 6,90,000 না, ভুল হয়ে গেল। 6,90,000 কি কি নিয়েছো সেটা বলো। मैम এটাতে তো 5 লাখ আসবে। ये सही बात है, पहला बात है कि 5 लाख तो आएगा ही, क्योंकि कैश सेल तो मेरा कैश कलेक्शन ही हुआ, तो पहले वो लिख लेते हैं, कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जिस उस साल हम लोगों ने जो कैश सेल किया वो हमारे कैश कलेक्शन में ही आ रहा है। तो इसमें तो देखो हमें कुछ ज्यादा सोचने का है ही नहीं। इसके अलावा हमारे पास कैश क्या आया है वो बताओ, जो कि 21-22 में रिसीव हुआ है। अब वो चाहे किसी भी पीरियड का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये बता दो कि मेरा इसके बाद कैश कलेक्शन कितना हुआ। ক্যাশ 1,70,000 একটা তোর অ্যাডভান্স আছে। हाँ, ये 1,70,000 ये एडवांस है। क्या ये पूरा आएगा? আচ্ছা 1,70,000 মধ্যে 50,000 টাকা আছে নাকি? हाँ, वो क्या हो जाना चाहिए, वो माइनस हाँ हो वो जाएगा। माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो 21-22 का कैश कलेक्शन नहीं है। वो कब कैश कलेक्शन हुआ था, क्यों नहीं आएगा वो तो समझना पड़ेगा ना। ये कैश कलेक्शन कब हुआ था, ये पैसा हम लोगों ने कब रिसीव किया था। মানে এটা তো 21 মানে 1/4/21 প্রথমে। हाँ, मतलब ये पैसा हम लोगों ने यहाँ रिसीव किया था ना, ये पूरा 2 लाख ही तो हम लोगों ने यहाँ रिसीव किया था, तो হ্যাঁ 50,000 भी यहाँ रिसीव किया था। तो ये इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि ये पैसा हम लोगों ने 21-22 में, सॉरी 21-22 में रिसीव ही नहीं किया। कब रिसीव किया, 2021 में। देखो ये 2021 में रिसीव हुआ, ये 2021 में रिसीव हुआ, तो 2 लाख तो पूरा ही नहीं आएगा, पहले ये क्लियर कर लो। ठीक है, हाँ मैम। अब यहाँ पर जो एडवांस 1,70,000 दिख रहा है, अब यहाँ से 50,000 क्यों लेस हो रहा है वो समझो। हम लोगों ने यहाँ पर 1,70,000 का एडवांस पैसा लिया, तो ये हमारा कैश कलेक्शन, ये बात सही है। लेकिन ये एडवांस 1,70,000 क्यों दिखा रहा है पता है, ये एडवांस में ये भी जुड़ गया है, इसीलिए 1,70,000 दिखा रहा है, क्योंकि अकाउंट्स तो अपना कैलकुलेशन उस तरीके से ही करेगा। ठीक है, वो तो बोलेगा ना कि मेरा इस बार एडवांस कितना है 1,70,000, क्योंकि एडवांस 21-22 में एडवांस वो है जो पैसा हम लोगों ने 22-23 या उसके आगे के साल के लिए कलेक्ट कर रखा होगा, उस वजह से। ठीक है, तो 1,70,000 का जो कलेक्शन है, ठीक है, ये हम लोगों ने ये फ्यूचर ईयर के लिए कर रखा है। लेकिन इस 1,70,000 में ये 50,000 भी इन्होंने जोड़ के बताया होगा, बिकॉज 50,000 तो 22-23 का है, और 1,70,000 के लिए बोला क्या है, देखो एडवांस लिया है कस्टमर से क्लोजिंग बैलेंस, तो ये एडवांस हम लोगों को नहीं पता कि ये 23-24 का भी इसमें है कि नहीं। जब नहीं पता तो हम लोग ये इमेजिन करेंगे ना कि ये
1,70,000 पूरे इसी पीरियड का है, तो फिर कैश कलेक्शन तो 1,70,000 हो जाना चाहिए। लेकिन 1,70,000 जो एडवांस है ना, तो कोई अपना कैलकुलेशन करेगा तो फिर ये 50,000 को कहाँ दिखाएगा? ऑब्वियसली 1,70,000 के अंदर ही 50,000 भी एडवांस दिखाएगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 1,70,000 में 50,000 एडवांस है और 1,00,000 जो है 20,000, मतलब इसको हम दो पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा 1,20,000, एक हो जाएगा 50,000। ये दोनों ही मेरा एडवांस है। बट 50,000 का कलेक्शन कब हुआ था? 2021 में, ठीक है। और 1,20,000 का कलेक्शन कब हुआ है? 21-22 में। और ये एडवांस क्यों है? क्योंकि ये एडवांस क्वेश्चन हमें बता रहा है, तो फिर ये एडवांस है। मतलब देखो 50,000 तो एडवांस है, वो तो मुझे पता ही है, क्योंकि 50,000 का कलेक्शन 2021 में जरूर हुआ है। बट ये कौन से ईयर का इनकम है? 22-23 का, ये मुझे क्वेश्चन बता दिया है। और 1,20,000 का मेरा कलेक्शन इस साल हुआ है, बट ये पैसा एडवांस कब का है वो मुझे अगर कुछ ना बताया है तो एज्यूम कि ये 22-23 के लिए, तभी तो एडवांस बता रहा है। तो अब ये कलेक्शन जब 2021 में हुआ है, तो फिर मुझे 21-22 में तो 50,000 दिखाने को नहीं मिलेगा। तो मुझे कितना दिखा सकते हैं हम लोग? 1,20,000। अब मुझे कैसे पता चला कि इसमें ये पॉइंट इंक्लूडेड है? क्योंकि ये नॉर्मल बात है। देखो ये दोनों ही मेरा एडवांस फॉर क्या है? 22-23 है, क्योंकि मैंने बोला ना जब मुझे कुछ ना बताए तो एज्यूम्ड कि ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये जो अमाउंट है, ये सॉरी, ये फॉर कलेक्शन फॉर 2021, ठीक है। 2021 का कलेक्शन फॉर 22-23, ये 3 नीचे हट गया, ठीक है। और फॉर 22-23, तो यहाँ पर हम लोग का ये अमाउंट 1,20,000 बोल के आ जाएगा। बोलो ये समझ में आ गया क्यों 1,20,000 आएगा? हाँ मैम। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? देखो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में हमें एक जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिसिंग फिगर्स। तो पहले हम लोग ये पूरे जो डेटा है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। मिस्टर बिरला इज प्रोप्राइटर एंगेज इन ए बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रेडिंग एंड, अच्छा ये एक्सट्रैक्ट होगा शायद, हाँ, जो भी हो, फ्रॉम द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बिरला, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended 31st March 2022. Particulars rupees. ये पूरा फिगर जो है लिखना पड़ेगा, तो एक बार देख देख के लिखो, हम भी लिख लेंगे। मेडिसिन टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
to cost of goods sold. To cost of goods sold 45 lakh. To gross profit to gross profit carried down. और यहाँ पर दिया हुआ है डी, मतलब ये मेरा फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ए बी सी डी करके ऐसे करके फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो हम ये एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे करके डी। तो ये जगह मुझे फिलअप करना पड़ेगा, तो ये मैंने गैप रख दिया। अच्छा, और ये इधर ई लिखा हुआ है, ये टोटल में एफ लिखा हुआ है, ये भी मुझे फिल करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ एफ लिख दिया। फिर बोला है बाई सेल्स, जो कि सी दिखा रखा है। बाई सेल्स ये सी दिखा रखा है, तो ये भी मुझे फिलअप करना पड़ेगा। फिर ये इधर और कुछ नहीं दिखा रखा है, तो ये टोटल ऐसे हो जाएगा, और ये दिखा रखा है ई। ठीक है, तो ये भी मुझे फिल करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या दिखाया है, टू रेंट अकाउंट 26 लाख, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 13 लाख। टू रेंट अकाउंट 26 लाख, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 13 लाख। टू सेलिंग एक्सपेंसेस बी लिखा हुआ है। टू सेलिंग एक्सपेंसेस बी लिखा हुआ है, मतलब ये फिल करना पड़ेगा। टू कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। टू कमीशन टू मैनेजर, टू कमीशन टू मैनेजर, टू कमीशन टू मैनेजर ब्रैकेट में ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अच्छा ये दे दिया है 2 लाख। अच्छा बात, ये दे दिया। फिर इधर है टू नेट प्रॉफिट, जिसको पॉइंट ए लिख रखा है। टू नेट प्रॉफिट, ये पॉइंट ए है। टोटल जी, यहाँ पर टोटल जो है वो जी पॉइंट है। अच्छा, इधर है बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन डी। बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बी, सॉरी डी, और बाई मिसलेनियस इनकम ई। ई ई, और इधर है टोटल 60 लाख। अच्छा, इसके बाद नीचे देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन है। बोल रहा है कमीशन जो है वो चार्ज होता है एट द रेट ऑफ 10%, मतलब ये कमीशन जो है वो एट द रेट ऑफ 10% चार्ज हुआ है। सेलिंग एक्सपेंसेस 1% ऑफ टोटल सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो टोटल सेल्स का 1% होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिसिंग फिगर। बस दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस पे मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कोई भी इंफॉर्मेशन देखे बिना हम लोग एक चीज अभी का अभी फिलअप कर सकते हैं कि ये पॉइंट इतना होगा। बता सकते हो कौन सा पॉइंट? मैम जी। जी, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो? 60 लाख। 60। सही है, लेकिन इसके बाद हम लोग कुछ भी करने जाएंगे, हमें पहले जो है यहाँ पर जो हिंट्स दिया है उसका हेल्प लेना है। जैसे कि सबसे पहले देखो यहाँ पर बोला है कमीशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। इसका हेल्प से देखते हैं क्या कर सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कमीशन बोला है कैसे होगा, एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%, बस ये बोला है। तो 10% मतलब हम लोग बोल सकते हैं 10/100। ठीक,
इस पॉइंट में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो इसका मतलब हम एक साइड लिख लेते हैं कमीशन और एक साइड लिख लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन चार्ज होने के पहले नेट प्रॉफिट। तो मुझे बोलो कि अगर मेरा कमीशन 10 रुपए है और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन अगर हम मान लेते हैं 100 रुपए है, ठीक है, मतलब ये 10/100 उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं कि 10/100 मतलब आउट ऑफ 100 10, ठीक है। मतलब अगर 100 रुपए मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो फिर मेरा 10 रुपीज क्या हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर कमीशन कितना है, कमीशन है 2 लाख, ठीक है। तो अगर मेरा कमीशन 2 लाख है तो यूनिटरी मेथड मतलब যেটাকে বাংলাতে বলে ঐকিক নিয়ম, उससे बताओ कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना आएगा। तो 10 रुपए के लिए नेट प्रॉफिट 100 रुपए, एक के लिए कितना 100/10, तो 2 लाख के लिए कितना, मैम 20,000 টাকা আসবে। 20 लाख আসবে। 20,000 20,000 টাকা। 20 लाख आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अब बोलो इसका मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना होगा। अगर नेट प्रॉफिट देखो मैंने यहाँ क्या लिखा था, बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा था, ठीक है। कमीशन चार्ज करने के पहले अगर नेट प्रॉफिट 100 रुपए है और कमीशन अगर 10 रुपए है तो कमीशन चार्ज होने के बाद नेट प्रॉफिट कितना होगा 90। अगर हम लोग इसमें चेक करें है ना 90 होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने निकाल लिया नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन चार्ज करने के पहले नेट प्रॉफिट कितना रहा होगा। अगर कमीशन 2 लाख है तो नेट प्रॉफिट रहा है 20 लाख, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना होगा। तो इस नेट प्रॉफिट से कमीशन दिया गया होगा, तो फिर कमीशन देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना होगा। 20 लाख अगर मेरा नेट प्रॉफिट है उससे 2 लाख कमीशन चला गया तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना होगा, कमीशन देने के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा। 20 লাখ নেট প্রফিট 2 লাখ কমিশন, তো যদি 20 লাখ এর থেকে 2 मैम লাখ 8 কমিশন, হ্যাঁ 18 লাখ হবে। 18 लाख होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला जो है नेट प्रॉफिट ये मेरा आ जाएगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन 18 लाख, ठीक है। तो मेरा नेट प्रॉफिट जो कि कमीशन सबसे लास्ट में चार्ज हो रहा है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन मेरा 18 लाख आ जाएगा। तो ये हो गया। देखो मुझे ना रेट बता रखा था 10%, और एक तरीके से भी इसे किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऐसे करते हैं कि तो देखो नेट प्रॉफिट जो 18 लाख है ये और एक तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। 10% कमीशन बोला था तो देखो 10% मतलब 10 रुपीज कमीशन और 100 रुपीज मैंने मान लिया बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो ऐसे करके ये सबसे आसान लगता है मुझे। देखो 2 लाख ऐसे करके कर सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं क्योंकि आफ्टर ये है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा कमीशन चार्ज करने के पहले जो नेट प्रॉफिट होगा उस पे लगेगा 10%। ओ तब तो ये वो वाला नहीं, आफ्टर चार्जिंग वाला नहीं, ठीक है। तो फिर ये तो आसान ही है। तो यहाँ पर हमें बोला था कि 10% जो है कमीशन हम लोग लगाते हैं जो भी प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, उस पे। तो नेट प्रॉफिट हम लोग मान लेते हैं 100 रुपए है तो 10 रुपए का कमीशन, तो 2 लाख रुपए का कमीशन है तो नेट प्रॉफिट कितना है 20 लाख, तो 20 लाख में से कितना कमीशन देना पड़ेगा 2 लाख, तो 18 लाख हो जाएगा। अच्छा अब
नेक्स्ट हमें बोला है कि सेलिंग 1% ऑफ टोटल सेल्स है। अच्छा, अब सेलिंग एक्सपेंसेस है 1% ऑफ टोटल सेल्स, तो हम लोग ये कैसे करके निकाल सकते हैं? देखो हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखो अगर मुझे यहाँ पर 60 लाख पता है इस साइड का टोटल, ठीक है, और इसमें सारे डेटा पता है एक्सेप्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, तो हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस को निकाल सकते हैं, बैलेंस करके निकाल सकते हैं कि नहीं? मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इधर का देखो ना, सब टोटल 60 लाख है, तो हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं निकाल सकते? हाँ मैम। ये देखो सब टोटल करके बैलेंस कर ले। 26 लाख प्लस 13 लाख प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस 2 लाख का कमीशन प्लस नेट प्रॉफिट, ये सब मिला के हो रहा है मेरा 60 लाख। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं ना सेलिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस प्लस यहाँ पर 60 लाख लिख देते हैं, और ये सब प्लस करने से 18 प्लस 2 20 और ये हो जाएगा 20 और 26 मतलब 46 प्लस 30 59 59 लाख। तो सेलिंग एक्सपेंस कितना आ रहा है? 1 लाख আসবে। 1 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 लाख। सेलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख। अच्छा, अब सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो बोला है हमें टोटल सेल्स का 1% है, ठीक है, तो टोटल सेल्स कितना होगा? तो वर्किंग नोट नंबर 3, टोटल सेल्स का कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल सेल्स कितना होगा? तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो पूरे सेल का 1% है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1 लाख इक्विवेलेंट टू 1%। देन 100% कितना होगा? वही मेरा टोटल सेल्स होगा। बोलो, ये तीनों वर्किंग नोट समझ में आ गया? तो बस वही गया हमारा क्वेश्चन। हाँ मैम। तो ये कितना आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई करने से 1 लाख के पीछे हाँ 5 और 2 7 जीरो मतलब 1 करोड़। वही तो हाँ इक्विटी। मैम। अच्छा, और एक चीज भी कर सकते हो, अगर ये नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर सकते हो कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टोटल सेल्स इंटू 1% इक्वल टू कितना? टोटल सेल्स का 1% इक्वल टू सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक हाँ है, मैंने तो 1 लाख। हाँ, तो फिर 1% इक्वल टू कितना? 1 लाख। तो फिर टोटल सेल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई 1%, वो भी करने से उतना ही आएगा, कर 1 करोड़ हाँ मैम। सेम आएगा, ठीक है, जैसा करना चाहो कर सकते। अच्छा, अब ये बन गया तो इधर 1 करोड़ आ जाएगा। अच्छा, अब 1 करोड़ माइनस 45 लाख कितना होगा? 55 लाख, ठीक है, 55 लाख 95 और 45 ঠিক আছে 1 কোটি হচ্ছে। हाँ 55 हो गया। तो फिर इधर भी ब्रॉड डाउन करके 55 लाख लिख डालो, और ये बैलेंस करके आ जाएगा 55 से 60, ये बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा 5 लाख हो गया। बोलो, समझ में आ गया? कोई भी डाउट कुछ भी पूछ लो, अगर कोई डाउट है कुछ भी। हाँ मैम बुझेছি। अच्छा, अब हम लोग एमसीक्यूज तो कर लिए थे, ट्रू फॉल्स करना था। ट्रू फॉल्स काफी सारे हैं।
देखो बोल रहा है द इनकम स्टेटमेंट, कलर चेंज, द इनकम स्टेटमेंट शोज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जो होता है वो हमें या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी ऑकर होगा वो दिखाता है। क्या ये बात सही है? इनकम स्टेटमेंट पता है ना? देखो लिखा है। क्या हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट नहीं पढ़ा? पढ़ा है। इतना कुछ डिटेल्स में किया है। इसीलिए मैंने सब लिखवाया क्योंकि ऐसा हमें पूछ लेता है ना, इसलिए थोड़ा तो देखना पड़ेगा ध्यान से। चलो बोलो अब क्या आंसर है। ये ट्रू। जो होगा ठीक है। अब देखो इतना छोटा सा चीज है बट इनकम स्टेटमेंट ध्यान में नहीं है तो हम लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन है कुछ भी नहीं तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हम लोग लिख रहे हैं कर रहे हैं ना सब इम्पोर्टेंट है, सीखना पड़ेगा। ठीक है, तब सब आंसर हो जाएगा। गेन फ्रॉम द सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट आर नॉट कंसिडर्ड एज द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। अगर हम लोग कोई एसेट बेच के या सेल करके, ठीक है, मतलब बेच के वही सेल करके या एक्सचेंज करके अगर हम लोग कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो बिजनेस का रेवेन्यू इनकम नहीं माना जाता है। क्या ये बात सही है? पहले मुझे बोलो अगर गेन या है, बोलो। এটা ফলস আছে। हाँ, देखो हम लोग जो गेन करते हैं ना सेल करके, क्या हम लोग उसको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये क्या हम लोग पीएल में दिखाते हैं कि नहीं? पहले ये बोलो। प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट क्या ये पीएल में दिखाते हैं? ম্যাম প্রফিট লস তো ওখানে মানে তেমন কিছু দেখানো হয় না, মানে সেল হ্যাঁ, কেন কতটা হচ্ছে। দেখাই না? সেল, আমরা যদি কোনো অ্যাসেট বিক্রি করে প্রফিট বা লস হয়েছে তাহলে পিএল এ লিখি না? এখানে আমাদের আসেনি এরকম কোনো পয়েন্ট। টু প্রফিট বা টু, এখানে প্রফিট হলে এদিকে হয় বাই গেন অন সেল অফ অ্যাসেট, বাই লস অন সেল অফ অ্যাসেট। লিখি কেন লিখি? কারণ যখন কোনো অ্যাসেটকে আমরা সেল করি তাহলে বলো এন্ট্রি কি হবে? যখন আমরা কোনো অ্যাসেট সেল করে দেবো তখন তার এন্ট্রি কি হবে? ধরো আমার অ্যাসেটটা ছিল 20 টাকা বুক ভ্যালু, যখন আমি বিক্রি করছি সেটা আমি বিক্রি করেছি ধরো 19 টাকায়। ঠিক আছে, তাহলে আমার এটার এন্ট্রি কি হবে? बोलो अगर 20 रुपए का एसेट मैंने बेच दिया है 19 में तो एंट्री क्या होगा? तो एसेट बेचने से पैसा आ रहा है तो पैसा आने से क्या होगा? ম্যাম ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট হবে, ठीक है, कैश তারপর अकाउंट डेबिट ডিসকাউন্ট होगा আসবে। 19 से। ठीक है, और আচ্ছা, তারপর ডিসকাউন্ট আসবে। ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট হয় না তো? আমার ইউজ করা অ্যাসেট আমি 20 টাকার অ্যাসেটটা 19 টাকায় বিক্রি করছি, তাহলে কি ডিসকাউন্ট? জন্য। लॉस হয়, लॉस। হ্যাঁ। तो पीएल डेबिट होगा कितने से? 1 रुपीज से। टू क्या लिखेंगे? टू एसेट जो चला जा रहा है कितना? 20। और अगर मान लो प्रॉफिट में बेचा, मतलब 20 का एसेट 22 में बेच दिया, तो फिर क्या एंट्री होता है? बैंक टू पीएल टू एसेट। एसेट कितने का गया? 20 का। कितना पैसा आया? 22। तो प्रॉफिट कितना? वो 2 रुपए। तो ये प्रॉफिट हम लोग दिखाते हैं तो अपने पीएल फाइनल अकाउंट्स में। यहाँ पर ऐसा पॉइंट नहीं आया था लेकिन 11 12 में ऐसा काफी सारा पॉइंट होता है, अगर याद करोगे थोड़ा याद हो जाएगा ये तो, कि हम लोग प्रॉफिट या लॉस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं पीएल में, बट वो हमारे बिजनेस का ऑर्डिनरी इनकम नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये हम लोग का क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग। कैश फ्लो में भी किया होगा, कैश फ्लो कभी किए हो 12 में तो देखना कि वहां पर आता है कि ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, तो ये मेरा बिजनेस का इनकम नहीं है कि मैंने अपना एसेट बेच दिया, बट इससे जो भी मेरा गेन हुआ है वो मेरा रेवेन्यू नेचर का है। अगर रेवेन्यू माना जाता है तभी तो हम लोग उससे क्या करते हैं?
उसे हम लोग पीएल में दिखाते हैं। इसीलिए जो लिखा हुआ है ना नॉट कंसिडर्ड एज रेवेन्यू, ये पॉइंट गलत है, इसीलिए तो इस आंसर को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स। बोलो समझ में आ गया? हाँ मैम। The salary paid in advance is not an expense because it either reduces asset nor increases liability. Sorry, it neither reduces asset nor increase liability. बोल रहा है जो सैलरी पे करते हैं हम लोग एडवांस में, ये कोई एक्सपेंस नहीं है। पहला ये पॉइंट देखो, क्या ये पॉइंट इन्होंने सही बोल रखा है कि अगर हम लोग एडवांस में सैलरी पे कर रहे हैं तो ये कोई एक्सपेंस नहीं है? क्या इन्होंने ये बात सही बोला है? एडवांस सैलरी क्या होता है? लोगों से काम लिया नहीं बट पहले पैसा दे दो, ऐसे ये करेंट एसेट है ना, एसेट होगा। हाँ तो इसका मतलब ये एक्सपेंस नहीं है, ये बात तो इन्होंने सही बोल रखा है। बिकॉज अब रीजन क्या बोला है, इट नाइदर रिड्यूसेस एसेट नॉर इंक्रीजेस लाइबिलिटी। बोल रहा है ना तो ये एसेट को रिड्यूस करता है, तो एसेट तो बढ़ रहा है, एसेट को रिड्यूस कैसे करेगा, है ना, क्योंकि एडवांस करना तो एसेट बढ़ता है। तो बोल रहा है ये एसेट को रिड्यूस नहीं करता है, ये ट्रांजैक्शन बात तो सही है, एसेट को इंक्रीज करता है, रिड्यूस नहीं करता है। ना तो ये लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है, हाँ ये तो एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो लाइबिलिटी को तो इंक्रीज नहीं करता है। तो बोलो ये आंसर क्या होगा, ट्रू की फॉल्स? तो सारा बात तो सही बोल रहा था, मैम ट्रू है। ये सभी तो सही बोल रहा था। फिर बोल रहा है लॉस इज एन एक्सपेंडिचर विच डज नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट टू द कंसर्न। बोल रहा है एक लॉस जो है वो एक एक्सपेंडिचर जैसा है जो कि बिजनेस में किसी तरीके का गेन मतलब बेनिफिट जनरेट करके नहीं देगा। बोलो लॉस क्या यही है जो हमारे बिजनेस में कोई बेनिफिट नहीं देगा? बोलो। पहला बात है कि बिजनेस में कोई बेनिफिट नहीं देगा, ये बात क्या गलत है कि सही है? এটা তো ঠিক। ये तो ठीक ही बोला है कि बेनिफिट कहाँ से देगा, अगर मेरे बिजनेस में लॉस हो गया तो थोड़ी ना मेरा कोई बेनिफिट है। अब ये एक्सपेंडिचर की तरह है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर का मतलब बोल सकते हो? এক্সপেন্ডিচার का मतलब মানে খরচা। है व्यय, যেটাকে বাংলাতে বলে ব্যয়, ঠিক আছে। हाँ, तो एक्सपेंडिचर का मतलब ये हमारा खर्चे की तरह ही तो हो गया ना, मतलब लॉस है तो बेसिकली खर्चा हमें कोई बेनिफिट तो देगा नहीं, ठीक है। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर, यहाँ पर जस्ट ये लैंग्वेज एक्सपेंडिचर यूज कर लिया। एक्सपेंडिचर का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग जितना पैसा स्पेंड करते हैं ना उसको हम लोग एक्सपेंडिचर बोलेंगे, मतलब खर्चा ही हो गया, ठीक है, बोल सकते हो। बेसिकली इन्वेस्टमेंट की तरह बोल सकते हो, ठीक है। तो लॉस जो है वो एक एक्सपेंडिचर की तरह है और जो हमें कोई बेनिफिट नहीं देगा हमारे बिजनेस एंटिटी को, तो ये हमारे लिए सही बोला गया है, ट्रू। फिर बोल रहा है ऑल लाइबिलिटीज विच बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट विद इन द ईयर आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी का पेमेंट हमें 1 ईयर के अंदर करना पड़ेगा वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है। फॉल्स। फॉल्स, वो हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होता है। ये उल्टा बोल रखा है, ठीक है। The term current asset is used to designate cash and other asset or resources which are reasonably expected to be realized or sold or consumed within 1 year। मतलब बोल रहा है current asset का मतलब, the term current asset is used to designate cash, ये cash को बताता है, ठीक है। एंड अदर एसेट या और इसके अलावा अदर एसेट्स को, रिसोर्सेस को डेजिग्नेट करता है विच आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज। ये इस तरीके के एसेट या रिसोर्सेस है जो हम लोग रियलाइज करेंगे, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, जो हमें रियलाइज होने वाला है, या फिर हम लोग जिसको 1 साल के अंदर कंज्यूम कर लेंगे या 1 साल के अंदर बेच देंगे, उसे हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट। तो करेंट एसेट में कैश लिया है इन्होंने या फिर इस तरीके के एसेट या रिसोर्सेस को लिया है जो एसेट हमें 1 साल के अंदर जिसका कुछ अमाउंट रियलाइज होने वाला है, या फिर उसे हम लोग बेच देंगे या फिर उसे कंज्यूम कर लेंगे। तो बोलो सही बोला है? करेंट एसेट का मतलब हाँ मैम। सही बोला है, ठीक है।
देखो, जैसे कैश मतलब तो पता है, करंट एसेट का मतलब वो चीज होता है जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है या फिर लिक्विड पोजीशन में होता है। तो कैश तो खुद ही लिक्विड है, ठीक है। और करंट एसेट का मतलब होता है जिससे हम लोग एक साल के अंदर जो हमें अमाउंट या अमाउंट हमें रिकवर होने वाला है। जैसे यहाँ पर बोला है ना, रिजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 1 ईयर, तो ये डेटर, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि डेटर से हमें एक साल के अंदर ही पैसा मिल जाना चाहिए, तभी वो करंट एसेट होगा ना। या फिर अगर हम लोग बेच रहे हैं तो वो इन्वेंट्री, स्टॉक, ठीक है। और कंज्यूम क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग रॉ मटेरियल का स्टॉक यूज करें, जो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में पढ़ा था, तो उनके लिए रॉ मटेरियल जो है वो कंजम्पशन के लिए होता है। तो कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर, तो वो इस तरीके के सारी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट एसेट बोलेंगे, क्योंकि करंट का मतलब ही हो जाएगा विद इन 1 ईयर, ठीक है। अब चाहे वो लाइबिलिटी है तो पे करना पड़ेगा, एसेट है तो रियलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। या हम लोग अगर किसी को कुछ बेचे हैं तो वो पैसा रियलाइज्ड होना चाहिए, या फिर हम लोग उस चीज को ही बेच देंगे लाइक स्टॉक, या फिर हम लोग उस चीज का यूज कर लेंगे 1 ईयर के अंदर, तो वो करंट एसेट कहलाएगा। तो ये ट्रू हो गया। 7th नंबर में बोला है an asset gives rise to expenditure when it is acquired and to an expense when it is consumed। बोल रहा है कि जब हम लोग कोई एसेट खरीदते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ठीक है। और जब हम लोग इसे खरीदने का मतलब एक्वर्ड, ठीक है। और जब हम लोग इसे यूज करते हैं तो हमारा एक्सपेंस जो है वो क्रिएट होता है जब हम लोग इसे यूज या कंज्यूम करते हैं। एक ही बात है, यूज या कंज्यूम। तो थोड़ी देर पहले ना मैंने एक्सपेंडिचर का लैंग्वेज बताते हुए मैंने बोला था कि एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अगर मेरा बात सुने थे थोड़ा सा तो देख बोल पाते हो, अगर मेरा बात ध्यान दिया था, मैंने वो छोटा सा करके बोला कि एक्सपेंडिचर का मतलब ये भी होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब बेसिकली फ्यूचर के लिए अगर हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बता दिया तो ওটা एक्सपेंडिचर का ট্রু হবে। ट्रू। देखो, जब हम लोग कोई एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है, एक्वायर कर रहे हैं, तो मान लो 2 लाख का एक एसेट खरीदा, तो ये मेरा एक्सपेंडिचर है। बट ये 2 लाख के एसेट पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा हर साल। मान लो हम हर साल 1000 रुपए करके डिप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो इस एसेट को यूज करने का जो खर्चा है वो मेरा 1000 रुपए करके, ये चीज बताया जा रहा है। नेक्स्ट 8th नंबर पे आते हैं। If the balance of an account on the debit side of the trial balance where the benefit has already expired, then it is treated as an expense। तो ये बात सही है कि नहीं हमें बताना है। बोल रहा है कि डेबिट बैलेंस, इफ द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ये रहा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, एसेट को और एक्सपेंसेस को। अब डेबिट साइड के बारे में क्या बोला, इफ द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पर कोई एक अकाउंट है समथिंग, ठीक है, नहीं पता क्या अकाउंट है। इसमें जो बैलेंस है where the benefit has already expired, then it is treated as an expenses। तो ये जो अकाउंट है इसका बेनिफिट जो हमें मिलने वाला है वो अगर ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है तो इसे हम लोग एक्सपेंस मानेंगे। अभी अभी हम लोगों ने ये फिक्स्ड एसेट के बारे में कुछ बताया, ठीक है, कि फिक्स्ड एसेट का जो 2 लाख का एसेट है वो हम लोग डिप्रिशिएशन के थ्रू से धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो जब 2 लाख पूरा कंज्यूम्ड हो जाएगा तो उसमें से मिलने वाला बेनिफिट हमारा खत्म हो जाएगा। तो हिंट्स दिया, बोलो ये क्या होगा। मतलब मुझे देखो, इसका मतलब ये है कि डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हमें कोई अकाउंट दिख रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका मतलब कि इसका बेनिफिट जो है इतने अमाउंट से एक्सपायर्ड हो गया है और ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है। तो क्या ये बात सही है, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, मान लो यहाँ पर मैंने डेप्रिशिएशन का बात कर दिया, तो हम लोग डेप्रिशिएशन को डेबिट साइड पे ওটা ট্রু दिखाते हैं। হবে। हाँ, तो इसका मतलब ये ट्रू हुआ ना कि इफ द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस वेयर द बेनिफिट इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, तो जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उतना बेनिफिट एक्सपायर्ड हो गया, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया ना, तो ट्रू।
फिर 9th नंबर में क्या बोला है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या ये सही? सेल से सीओजीएस माइनस करने से हमें जीपी मिलता है, अगर सही है तो फिर हम लोग ट्रू होगा, ये बात सही होगा। फिर बोल रहे इफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ठीक है, मतलब ये वाला साइड, डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एक्सीड्स इट क्रेडिट साइड, मतलब इधर मान लो 100 है तो इधर 110 है, सॉरी उल्टा उल्टा, डेबिट साइड अगर 110 है, क्रेडिट साइड 100 है, क्योंकि बोला डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एक्सीड्स इज क्रेडिट साइड, देन बैलेंस इज टर्म्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट बन सकता है? लॉस। फॉल्स, ठीक है, ग्रॉस क्या हो जाएगा, लॉस होगा। फिर 11th नंबर में बोला है द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। बोल रहा है जब हम लोग पीवीडीडी क्रिएट करते हैं तो हमारा सन्ड्री डेटर का अकाउंट डेबिट होता है। डेटर डेबिट होने का मतलब, अच्छा हम बताएं क्यों, नहीं तो फिर आंसर तो हो ही जाएगा, तुम लोग भी बोले क्या हो। डेटर डेबिट कब होता है? डेटर जनरेट का एंट्री सोचो कि डेटर कब जनरेट है, ডেটা যখন বাড়ে হ্যাঁ তাহলে আমি যদি প্রভিশন ক্রিয়েট করি তাহলে ডেটার কি বাড়ে? না কমে যায়, তাহলে কি হবে? ফলস হবে। ठीक है, डेटर कब बढ़ता है? जब डेटर डेबिट होता है, जब पहली बार डेटर क्रिएट होता है, लाइक क्रेडिट सेल किया तो डेटर क्रिएट होगा, तो डेटर क्रिएट होने का मतलब तो डेटर डेबिट होगा, वो तो एसेट है ना। अब प्रोविजन तो लाइबिलिटी है, तो अगर डेटर पे प्रोविजन क्रिएट होता है तो हम लोग माइनस करके दिखाते हैं, डेटर को कम करते हैं, तो फिर डेटर डेबिट कैसे होगा? डेटर क्रेडिट होता है। फिर बोल रहा है द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर बोला है, हाँ पॉइंट ये देखो कि अगर क्रेडिटर प्रोविजन क्रिएट कर रहा है, जो डिस्काउंट वो देना चाहता है, इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो बोल रहा है कि अच्छा देखो, हाँ जैसे हम लोग डेटर को डिस्काउंट देते हैं तो हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं कि हम लोग डेटर को इतना डिस्काउंट देंगे, ऐसा सोच रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग प्रॉफिट से इतना अमाउंट हटा के रखते हैं इन द नेम ऑफ प्रोविजन। तो अगर हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमारा ना एक अच्छा खासा सप्लायर से रिलेशन है या फिर बहुत सारे सप्लायर से रिलेशन है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि ना सप्लायर मुझे डिस्काउंट देगा, तो हम उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए क्या है, ये लेकिन ये प्रोविजन मेरे लिए अच्छा है, मतलब ये मेरा लॉस नहीं है, ये मेरा गेन है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि पता नहीं मुझे क्रेडिटर जो है छूट देगा तो मेरा खर्चा कम होगा, तो क्यों ना हम उसके लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोविजन बहुत से टाइम ऐसा होता है, ये हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, लेकिन बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हम लोग इसको प्रोवाइड नहीं करते अकाउंट्स में, क्योंकि हम लोग कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करके चलते हैं, इस वजह से। तो क्या ये सही है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बता देते। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही रिकॉर्ड करो, बट फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट को रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। अकाउंट्स हमें ये बोलता है कि फ्यूचर में होने वाला लॉस है, अभी रिकॉर्ड कर लो, चाहे कितने साल बाद ही लॉस हो, लेकिन फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ये होता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। मतलब खुद के लिए जितना बुरा सोचना है सोचो, बट अच्छा मत सोचो, बात ये होगी, ठीक है। तो बोलो तब क्या होगा, मैंने तो हिंट्स दे ही दिया। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हम फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बोलो क्या ये बात इन्होंने सही बोल रखा है? এটা ট্রু হবে। ट्रू होगा, क्योंकि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये हमें बेनिफिट देगा। अगर हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला तो फ्यूचर का बेनिफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जब मिलेगा तब डिस्काउंट रिसिप्ट बोल के दिखा देंगे, इनकम, डिस्काउंट रिसिप्ट को पीएल में इनकम बोल के हम लोग दिखा देंगे। फिर 13th नंबर में बोला है द डेब्ट्स रिटर्न ऑफ एज बैड, ठीक है, मतलब
ऐसा डेटर जो बैड है ये मुझे पता चल चुका है, मैंने उसे हटा दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ। इफ रिकवर्ड मतलब जिसको बोलते हैं बैड डेट रिकवरी, सब्सिक्वेंटली आर क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट, मतलब बैड डेट रिकवरी होने से क्या डेटर अकाउंट क्रेडिट होगा, तो उसके लिए बैड डेट रिकवरी का एंट्री पता होना चाहिए, तभी बोल सकते हो कि क्रेडिट होगा कि नहीं डेटर अकाउंट। बोलिए। এটা ফলস হবে। हाँ, क्योंकि बैड डेट रिकवरी का एंट्री क्या होता है? मैम कैश বা ব্যাংক টু ব্যাড ডেট রিকভারি অ্যাকাউंट। बैंक टू बैड डेट रिकवरी बैड डेट होता है। हाँ, देखो डेटर का यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है? जब मैंने सेल किया था तब मैंने बोला था कि डेटर टू सेल, मैंने क्रेडिट सेल किया होगा। अब मुझे पता चल गया कि ये डेटर मुझे पैसा नहीं देगा, तो हम क्या लिखेंगे पता है? बैड डेट टू डेटर। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? पीएल टू बैड डेट। तो अगर देखोगे ध्यान से तो देखो बैड डेट चला गया, डेटर डेटर चला गया, नेट एंट्री निकला पीएल टू सेल्स, मतलब ये ऐसा सेल है जो करके मेरा लॉस हुआ है लेकिन अचानक से रिकवरी हुआ। तो अब रिकवरी में हम डेटर कहाँ से लाए? जब मेरा डेटर अकाउंट दिख ही नहीं रहा है तो हम डेटर को क्रेडिट कैसे करें? देखो नॉर्मली डेटर कब क्रेडिट होता है? जब मान लो ये सेल के बाद डेटर अच्छा था, मुझे पैसा दे दिया, तो फिर हम करते हैं कैश टू डेटर। ठीक है, तब मेरा डेटर क्रेडिट होता है। लेकिन बैड डेट रिकवरी में डेटर क्रेडिट होने का कोई चांसेस नहीं है, तो ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 14th में बोला है द एडजस्टमेंट एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज डेबिटेड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट एंड क्रेडिटेड इनकम अकाउंट। मतलब सीधा बात है, तुम लोगों को इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का एंट्री बताना है, और जो एंट्री होता है तो एंट्री में समथिंग डेबिट टू क्रेडिट होगा। तो इन्होंने जो बोल रखा है जो होता है, क्या वो दोनों सेम है? अगर सेम है तो ट्रू होगा, नहीं है तो फॉल्स होगा। तो मैंने तो एंट्री तुम लोग को सिखाया था, तो कॉपी में देखो, कुछ भी करो, मुझे सही आंसर बताने का कोशिश करो कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का एंट्री क्या होता है। कॉपी में लिखा हुआ है, नाम बोल सको, मतलब मैंने लिखने के लिए तो बोला। पहला बात है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी होता है, तो क्या एंट्री होगा? तो लाइबिलिटी में क्या आएगा? एडवांस इनकम, और डेबिट क्या होगा? देखो दिखाते हैं, दिखा था कि नहीं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम होने से आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, और इसका जस्ट ऑपोजिट देखते हैं। प्रीपेड इनकम, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो इनकम टू प्रीपेड इनकम, तो क्या हो जाएगा? इनकम टू एडवांस इनकम। तो बोलो क्या ये सही है? 14th नंबर बोला है डेबिट इनकम रिसिप्ट इन एडवांस अकाउंट एंड क्रेडिट इनकम अकाउंट। बोलो सही है कि उल्टा लिखा है, मतलब उल्टा बोला है वो? बोलो ट्रू होवे कि फॉल्स? फॉल्स। क्योंकि उल्टा बोला है ना, इनकम टू एडवांस इनकम, इन्होंने बोल रखा है एडवांस इनकम टू इनकम, उल्टा बोल रखा है। 14th का मेरा आंसर फॉल्स हो जाएगा। 15th नंबर, प्रीमियम पेड ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ प्रोप्राइटर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोल रहा है प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे हुआ है, तो क्या वो पीएल में चार्ज होगा, मतलब पीएल में डेबिट होगा? ये तो किया था। हाँ এটা তো ড্রয়িংস হবে। हाँ, ये कैपिटल से लेस होता है ना? হ্যাঁ। तो ये फॉल्स है। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोलो 16, डेप्रिसिएशन अकाउंट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज ही किया, जो छोटा वाला क्वेश्चन था ना, वहां ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन था। ट्रू হবে। डेप्रिसिएशन अकाउंट अपीयर इन, हाँ ये ट्रू होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाता है? पीएल। पीएल में ही जाएगा। ठीक है, ये ट्रू होगा 16th का। 17th नंबर,
personal purchase include in purchase day book are added to the sales account in the trading account. अच्छा, तो बोल रहा है कि पर्सनली कुछ परचेज हुआ है, मतलब बिजनेस का परचेज नहीं है, प्रोप्राइटर का कुछ पर्सनल परचेज है, वो परचेज डे बुक में इंक्लूड हो गया। परचेज डे बुक में क्या लिखा जाता है, अगर हम लोग कुछ क्रेडिट में बिजनेस रिलेटेड कुछ आइटम परचेज करते हैं और वो परचेज जिस गुड्स का हम लोग बिजनेस करते हैं वो वाला होगा, ठीक है। जैसे मैंने मान लो मेरा एक बुक शॉप है, ठीक है, तो बुक्स को रखने के लिए मुझे एक जो है फर्नीचर चाहिए था, तो मैंने वो फर्नीचर भी क्रेडिट में खरीद लिया, तो वो चीज परचेज डे बुक में नहीं आएगा। परचेज डे बुक में सिर्फ उधार में खरीदे गए बुक्स ही आएगा, जिसको बोलते हैं मर्चेंडाइज गुड्स, ठीक है। तो परचेज डे बुक पे हम लोगों ने परचेज में पर्सनल परचेज को इंक्लूड कर लिया और एडेड टू द सेल्स अकाउंट, और फिर उसे सेल्स अकाउंट में ऐड कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या ये सब जो भी बोल रखा है, क्या ये सही लग रहा है तुम लोग को? क्या ये सब सही किया है इन्होंने? फॉल्स, ठीक है। ये सब तो क्या उल्टा सीधा कर रखा है, ये पूरा ही गलत है, पढ़ के समझ में आ रहा है। मेडिसिन गिवन टू द ऑफिस स्टाफ बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन विल बी डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। बोल रहा है कि ऑफिस में लोग काम करते हैं, ठीक है, ऑफिस में जो स्टाफ है वो क्या करते हैं, मेडिसिन, ये जो कंपनी है जहां पर स्टाफ काम करते हैं वो मेडिसिन बनाती है, तो ये लोग मेडिसिन देते हैं अपने ऑफिस स्टाफ को जरूरत पे, तो क्या ये सैलरी अकाउंट में ये डेबिट हो जाना चाहिए? ওটা তো ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাকাউন্টে আসবে। দেখো এটা বলেনি কিন্তু যে ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাকাউন্টে কি আছে, মেডিসিনটা তৈরি করার খরচা আসবে, এটা তো বলছে না। বলছে মেডিসিন তুমি তোমার স্টাফদেরকে যদি দাও, ধরো কারো শরীর খারাপ লাগলো, তোমার ওষুধের ফ্যাক্টরি আছে, তুমি বললে ঠিক আছে এই ওষুধটা নিন, এটা দিয়ে আপনার কাজ হয়ে যাবে, মাথা ব্যথা করছে ধরো দিয়ে দিল, ঠিক আছে, বা একটা মান্থলি কিছু মেডিসিन আমরা দিয়ে দিই যে এইগুলো ইউজ করতে পারেন, ঠিক আছে। तो ये जो मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं, तो बात ये है कि ये मेडिसिन का खर्चा कंपनी कैसे रिकॉर्ड करे, अपने स्टाफ को दिया गया मेडिसिन का खर्चा, स्टाफ को सैलरी देते हैं तो सैलरी डेबिट करते हैं, तो उनको अगर सैलरी की जगह मेडिसिन दे रहे हैं, मतलब सैलरी दे रहे हैं और जरूरत पे मेडिसिन भी दे देते हैं, तो फिर वो कैसे ट्रीट करें? ये नहीं पूछा है कि मेडिसिन का खर्चा हम लोग, मेडिसिन बनाने का खर्चा होगा तो बोलो कि मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। नहीं समझ में आया मुझे। স্যালারি অ্যাকাউন্ট তো ডেবিট হবে না। এটা অ্যাকচুয়ালি আমি এটুকু বলতে পারি একটু হিন্টস কি, এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের আমরা এমপ্লয়িকে বেনিফিট দিচ্ছি इन काइंड, एम्प्लॉय को हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं इन काइंड। काइंड का मतलब हो गया पैसा नहीं देके, उसके बदले हम लोग उसे कुछ चीज दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सामान क्या है, मेडिसिन। तो बोलो मेरे, अच्छा ऐसा सोचो कि तुम लोग का, जैसे मैंने बोला मेरा एक बुक शॉप है, मैंने एक स्टाफ को काम में रखा है, अब उसका मान लो कोई बच्चा है घर पे, उसको बुक्स चाहिए, तो मेरे पास 1 से लेके 10 तक के बच्चों का बुक्स मिलता है, तो मैंने बोला ठीक है एक काम करो मेरे से ये बुक्स लेके चले जाओ, ठीक है, ये बुक्स मार्केट में क्या करोगे खरीद के, मेरे से ही ले लो ये बुक्स लेके चले जाओ, ठीक है। तो मैंने ये नहीं, चैरिटी कुछ नहीं किया है, ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि फ्री में लेके चले जाओ, मैंने बोला कि ये बुक्स तुम ले लो, तुम्हारा जो है घर पे जो चाहिए वो काम आ जाएगा। तो ये जो मेडिसिन गिवन टू द ऑफिस स्टाफ बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन विल बी डेबिटेड टू, तो बोलो क्या हम उससे पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर मैंने चैरिटी नहीं किया तो उस बुक्स का हम उससे पैसा ले कि ना ले? হ্যাঁ নেব। लेंगे, ठीक है। तो लेंगे तो ये पैसा उसके सैलरी से काटेंगे कि नहीं काटेंगे बोलो? या तो वो मुझे पैसा देगा या तो उसके सैलरी से काट लेंगे। अगर मैंने उसको चैरिटी नहीं किया तो फिर उससे पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ लेंगे। तो फिर ये मेडिसिन देने के लिए इन्होंने चैरिटी किया ऐसा लेकिन बोला नहीं है, तो फिर ये मेडिसिन जो दे रहे ऑफिस स्टाफ को, तो इनसे ये पैसा लेंगे, या तो मेडिसिन का डायरेक्ट पैसा लेंगे या फिर इनके सैलरी अकाउंट से काट लेंगे, कुछ तो एक करेंगे, ठीक है। तो बेनिफिट अगर हम लोग स्टाफ को दे रहे हैं तो फिर वो बेनिफिट क्या हम लोग सैलरी अकाउंट में दिखा सकते हैं? अगर मेरा बात समझ में आए। हाँ हम दिखा सकते हैं। हाँ, तो फिर सैलरी मान लो किसी का 10,000 है, किसी को मैंने 1,000 का मेडिसिन दिया, तो उसका सैलरी कितना वहां पर डेबिट और कितना कर देंगे? एक हम वो हजार से और हम कर देंगे, हाँ ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमें बोला है गुड्स
what 600 taken by proprietor for personal use should be credited to capital account। अच्छा, प्रोप्राइटर ने खुद अगर 600 रुपए ले लिया है, 600 रुपए का सामान लिया है, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए, तो क्या वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है? पहले तुम लोग ये सोचो ना कि अगर प्रोप्राइटर जो है सामान लेता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स है तो एंट्री सोचो, तो कैपिटल क्रेडिट होगा कि क्या होगा वो पता चल जाएगा। तो अगर गुड्स विथड्रॉन होता है तो एंट्री क्या होगा? एंट्री बोलो, गुड्स मैम वो विथड्रॉन तो करने से। ड्राइंग, मैम ड्राइंग्स ड्राइंग्स टू टू परचेज। ड्राइंग्स टू परचेज, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कुछ कैपिटल का इम्पैक्ट आ रहा है? नहीं। ये ड्राइंग्स बाद में कैपिटल से लेस हो जाए, लेकिन कैपिटल क्रेडिट होगा। कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब तो बढ़ेगा। हाँ हाँ, कैपिटल फॉल्स क्या है। होता है? ड्राइंग्स होने से क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? तो फिर ये आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? फॉल्स। लास्ट वाला 20 बोला है कि इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज देन नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। बोल रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट दिख रहा है, ठीक है, डेबिट साइड में दिखेगा, तो बोल रहा है ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? ट्रू। हाँ, ये बात हम लोग का ट्रू है, ठीक है। और एक बाकी है एक चीज, एमसीक्यू में एक पॉइंट जो है वो हम लोग का रह गया था, मतलब अटक गया था मेरे से, ठीक है। ये पॉइंट नंबर मुझे जितना लग रहा है 7th नंबर, 7th नंबर पॉइंट में क्या बोला था? द कैपिटल ऑफ ए सोल ट्रेडर वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, ये वाला शायद बाकी था। तो कैपिटल किस में चेंज होगा ये हमें बताना है। तो देखो, इसका आंसर जो है 7th नंबर का वो दिया हुआ है हम लोग का, एक मिनट हम देख के बताते हैं। 7th नंबर का आंसर है हम लोग का सी, ठीक है। अब ये सी क्यों होगा वो समझ लो। तो अगर हम लोग क्रेडिटर को बीइंग पेड हिज अकाउंट बाय चेक, हम लोग क्रेडिटर को अगर चेक में पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग का क्या रिड्यूस होगा? तो मेरा एसेट क्या होगा? रिड्यूस होगा, ठीक है। और लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा? क्रेडिटर को पे किया है तो क्रेडिटर क्यों जनरेट हुआ था? उधार में लिया था, जब उधार का पैसा देने गए तो एसेट कम हुआ क्योंकि पैसे का यूज हुआ, और लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस। रिड्यूस, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेस किया है क्रेडिट में, ठीक है, तो अगर रॉ मटेरियल हम लोगों ने परचेस किया है क्रेडिट में, तो उसमें हम लोग का क्या होगा? रॉ मटेरियल एक करंट एसेट है, एसेट बढ़ेगा, ठीक है। और क्रेडिट में परचेस किया है तो लाइबिलिटी क्या होगा? लायबिलिटी इंक्रीज। इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, वेजेस अगर पे किए हैं कैश में तो क्या इंपैक्ट आएगा? देखो, वेजेस पे करना एक एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम होगा, डिक्रीज। हाँ, डिक्रीज होगा। और कैश क्या हो जाएगा? कैश भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब एसेट, कैश मतलब हम लोग बोल हाँ। सकते हैं एसेट कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पीएल यानी कि मेरा जो इनकम है, ठीक है, तो मेरा जो इनकम है उसमें इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो वेजेस बीइंग पेड इन कैश, तो एसेट कम हुआ, और इनकम मेरा जो है प्रॉफिट भी कम हुआ। तो अब मुझे ये सब पॉइंट मैंने लिख दिया, आंसर सी है वो तो पता है। अब बोल रहा है कैपिटल, इसमें से कौन सा ऐसा देखो, कौन से ट्रांजैक्शन से देख के तुम लोग को लग रहा है कि कैपिटल में इंपैक्ट आएगा? मैम सी। सी क्यों हो क्या ना रहा है? कैपिटल। मैम हाँ, ক্যাপিটাল প্রফিট এন্ড লস, প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট থেকে নেট প্রফিট পাবো, নেট প্রফিট বা নেট লস তো ওটা ক্যাপিটাল এফেক্ট করে।
हाँ, क्योंकि देखो पीएल में जो इम्पैक्ट आता है वो नेट प्रॉफिट से, तो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट जनरेट होगा, फिर नेट प्रॉफिट जो बनेगा अल्टीमेटली वही तो मेरे कैपिटल का क्लोजिंग अमाउंट को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कैपिटल में डायरेक्ट इम्पैक्ट कौन लेके आता है, वेजेस पेड इन कैश, ठीक है। इसीलिए हम लोग को डायरेक्टली इफेक्ट, ठीक है। ऐसा मत बोलो कि फिर ये भी तो लाइबिलिटी है, तो वो तो देखो बैलेंस शीट के इधर क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी, सॉरी नॉन करेंट एसेट करेंट एसेट, ठीक है। इधर क्या होता है पता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी और एक कैपिटल। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो अगर हम इसको टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी बोले, भले ही हम लोग बैलेंस शीट का 2 पार्ट बोले, लेकिन बैलेंस शीट एक्चुअली 3 पार्ट्स में बने हुए, ठीक है। एक है एसेट, एक है लाइबिलिटी और एक है कैपिटल। अब कैपिटल भी लाइबिलिटी है बट वो अलग तरीके का है, वो होता है ओनर्स लाइबिलिटी, मतलब ओनर्स इक्विटी, ओनर्स ने खुद जो कंट्रीब्यूट किया है। हमें पूछा था उसमें इंपैक्ट कब आएगा। अब ये सब जो हो रहा है ना, जैसे क्रेडिटर को चेक में पे कर दिया, तो ये देखो यहाँ इंपैक्ट आएगा एसेट में, ठीक है, और यहाँ करंट लाइबिलिटी में इंपैक्ट आएगा, बट वो कैपिटल में इंपैक्ट नहीं आ रहा है। जैसे ही रॉ मटेरियल परचेज कर लिया तो यहाँ पर स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि क्रेडिट में परचेज किया तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही वेजेस को पे किया तो फिर से एसेट कम होगा, लेकिन प्रॉफिट से पे करेंगे तो इसमें मेरा कैपिटल इंपैक्टफुल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि कैपिटल को ये इफेक्ट करेगा डायरेक्टली, ठीक है, जो ओनर्स इक्विटी होता है कैपिटल, तो जिसको ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, हमें वो आंसर देना था। इसीलिए आंसर हम लोग का 7th का सी हो जाएगा। बाकी हम लोग कर लिए, फिर बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी एमसीक्यू, ठीक है। फिर कंप्लीट हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्लास में कुछ और करेंगे, एनपीओ करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय बाय मैम। बाय। बाय।